नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक और दिन मार्केट इंटरेस्टिंग था। हालांकि जाते जाते मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई लार्ज इंडेक्स में। मिड और स्मॉल कैप में अभी भी एक बेहतर प्रदर्शन था। काफी अच्छी वहां पे मतलब मोमेंटम कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव साइड में था। बावजूद इसके क्या दिन भर कच्चा तेल काफी ऊपर था, लेकिन मार्केट में वैसी कोई दिक्कत दिखी नहीं। हालांकि मार्केट में एक प्रेशर तो बनता हुआ दिख रहा है। चलिए नंबर के जरिए इसको समझते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। तो निफ्टी बैंक जो है आज सबसे ज्यादा कमजोर था, करीब 900 पॉइंट की गिरावट उसमें हुई। और निफ्टी उतना नहीं गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी आज काफी गिरा। यानी बैंक स्टॉक्स ने अपने लेवल्स छोड़े, बैंक निफ्टी ने अपने बहुत अहम लेवल तोड़े और उसकी वजह से मार्केट में एक दबाव बना, क्योंकि निफ्टी में भी बैंक स्टॉक्स का बड़ा वेट है, तो इसकी वजह से उसके उसमें प्रेशर देखने को मिला। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में अभी भी कंटिन्यूअस है बाई देखने को मिली। ब्रेंट ऑयल अभी शाम को 111 के पार चला गया है। दिन में भी 110-8 के आसपास ही चल रहा था, अब 111 को पार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर ये आई है कि यूएई ने ओपेक से वो के छोड़ दिया है। 1 मई से वो ओपेक के सदस्य नहीं रहेंगे। 59 साल बाद उन्होंने ये फैसला लिया और इसके बहुत बड़े रिपरकशंस होंगे। आगे थोड़ी इस पे बातचीत करेंगे हम। और ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोले, क्योंकि उनकी अब जो अपनी इकोनॉमी है ईरान की वो काफी दिक्कत में आ गई। तो इन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं नंबर्स। तो 97 पॉइंट, करीब 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा। एक समय और ज्यादा गिर गया था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा ठीक हुआ, कमजोर बंद हुआ। निफ्टी 500 देखिए आप, सिर्फ 55 पॉइंट या 0.2% कमजोर था। मिड और स्मॉल कैप देखिए ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन बैंक निफ्टी 1.5% कमजोर हुआ, क्योंकि लार्ज कैप बैंकों में दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? देखिए, एक तो बड़े खबर थी जो कि रिजर्व बैंक ने उनको जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ईसीएल नॉर्म्स लागू कर दिए 1 अप्रैल 2027 से। तो उसकी वजह से सरकारी बैंकों में ज्यादा प्रेशर था, प्राइवेट में बहुत कम था। लेकिन ओवरऑल चूंकि बैंक निफ्टी में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान है और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इसका एक प्रेशर था, तो इसकी वजह से बैंकिंग दबाव में थे आज। विक्स में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं यहाँ पे। ये देखिए आपके सामने निफ्टी है, बिल्कुल डे लो के आसपास गया, लेकिन आखिरी घंटे में उसमें देखिए थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, ग्रीन कैंडल्स बने और लगभग 100 पॉइंट के आसपास वीकनेस साथ बंद हुआ। तो ट्रेंड आप प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा समझ लीजिए, खासतौर पे बैंक। ये देखिए बैंक निफ्टी है, ये शुरू से काफी ज्यादा गिरा और आखिरी में बहुत मामूली सा, लेकिन आप कह सकते हैं कि डे लो के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है। और रीजन हमने आपको भी बताया कि बैंकिंग क्या हुआ। कौन गिरा रहा था, कौन चढ़ा रहा था? तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये चार दिग्गज इसको वीक करे थे और उसमें एसबीआई भी शामिल था, क्योंकि वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी आरआईएल ने आज दूसरे दिन भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को, इसीलिए मार्केट संभल के बंद हुआ। रिजल्ट के बाद लगातार दूसरा दिन था आज, बढ़िया खरीदारी उसमें भी देखने को मिली। लेकिन गिराने में बैंकिंग शेयर्स का ही बड़ा हाथ था। आप जो ब्रॉडर चार्ट देख रहे हैं तो इसमें लार्ज कैप ज्यादातर रेट में दिखेंगे, लेकिन छोटे मझोले शेयर्स में, माइक्रो कैप में उतनी दिक्कत नहीं थी। आरआईएल देखिए आप, बिल्कुल डे हाई पे जाके बंद हुआ 1388 पे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट डे लो पर और एक्सिस बैंक डे लो पर। एक्सिस बैंक का लगातार दूसरा तीसरा दिन है पिटाई का, यहाँ पे स्टॉक में पिटाई होती रही। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो लगभग 32 शेयरों में गिरावट थी, 18 शेयर बढ़े। लेकिन आप ब्रॉडर देखिए, आप टोटल 2023 और 2235 बहुत ही बढ़िया एडवांस डिक्लाइन है। यानी एक बार फिर से रुझान बढ़ रहा है यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में। तो इसलिए मार्केट को बहुत वीक नहीं कह सकते, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर तो कह सकते हैं आप। उसका कारण ये कि जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है, बैंकों में था प्रॉफिट बुकिंग। सेक्टोरियल देखिए तो आप लूजर के साथ ध्यान देखिए, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे चारों जो बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर गिरे। और फिर रेट सेंसिटिव देखिए, ऑटो भी गिरा, रियल एस्टेट भी गिरा और टूरिज्म भी गिरा। सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक गिरे और आईटी इंडेक्स आज थोड़ा सा नरम होके बंद हुआ। मजबूती कहाँ थी? ऑयल एंड गैस में, क्रूड बहुत ऊपर था और ओएनजीसी ने आज बहुत लंबी छलांग मारी है, तो उसमें तेजी थी। सीपीएस से इसलिए क्योंकि ज्यादातर सरकारी कंपनियों में ही मजबूती थी। कैपिटल मार्केट कल की वीकनेस के बाद आज फिर से थोड़ा ठीक हुआ यहाँ पे। बाकी सेक्टरों में कोई खास दम नहीं था, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहे। लेकिन एफआईआईज ने आज फिर मौके पे चौका जड़ा, 2100 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है।
डीआईज केवल 1700 करोड़ की बाइंग कर पाए। तो एक बार फिर से पिछड़ते हुए देखें, पूरा अप्रैल का महीना डीआईज के लिए बहुत बुरा जा रहा है। अब चाहे ड्राई पाउडर नहीं है या अर्निंग बहुत खराब आ रही है, जो भी रीजन हो, लेकिन फिलहाल नेगेटिव चल रहा है। अब देखिए 45,000 और 59,000, अब काफी ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। 5,000 इधर रखिए और लगभग 10,000 उधर रखिए, 15,000 करोड़ का गैप बनता जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए कि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। करेंसी भी हमारी वीक थी, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप कि हमारी जो रुपया है वो 94.5 पहुंच गया है। मतलब आरबीआई ने जो कुछ भी कदम उठाए थे वो सब खत्म, कापी के बराबर हो गए। अब फिर हम वही से 95 करीब पहुंचे हुए हैं। बॉन्ड यील्ड हमारी 7% के आसपास है। ये दोनों चिंता और ट्रिगर हैं। कच्चा तेल 111 और डब्ल्यूटीआई $100 पे चल रहा है। डब्ल्यूटीआई इतना नहीं भागा था, लेकिन डब्ल्यूटीआई अब 100 भाग गया। अब ये जो भी देखिए यूएई वाली खबर का भी बहुत बड़ा असर इसमें हो रहा है, इसीलिए वो भाग रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखिए ओपेक क्या है, खाड़ी देशों में जो तेल उत्पादक देश हैं उनका एक समूह है। जब हम बोलते हैं ओपेक प्लस तो उसमें रशिया भी जुड़ जाता है। यूएई उसका एक बहुत अहम सदस्य है, उस पूरे इलाके का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। और अगर वो निकल गया तो ये एक बड़ी घटना है ऑयल सेगमेंट में। कैसे आगे वो बेचेगा, क्या वो अमेरिका के कहने पे छोड़ा है उसने, क्या रीजंस थे, वो पूरा खुलासा उन्होंने नहीं किया है। उनकी एक चिट्ठी लिखी है उनके तेल मंत्री ने, लेकिन उसमें एग्जैक्ट रीजन नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है और ईरान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके प्रेशर की वजह से उन्होंने किया है। तो ये एक सिचुएशन डिफरेंट बनती जा रही। तो नो डाउट इसका ऑयल पे बहुत इंपैक्ट होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में होगा। काफी वोलेटिलिटी इसमें रह सकती। तो ऑयल पे हम लोग नजर रखेंगे। बॉन्ड यील्ड वगैरह तो डेफिनेटली हमारे लिए कमजोर बनी हुई है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ने ट्रम्प जो है उन्होंने एक ट्वीट किया कि ईरान हैज जस्ट इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर इन ए स्टेट ऑफ कोलैप्स। They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you your attention to this matter. अब देखिए ट्रम्प ये दावा कर रहे हैं कि ईरान बहुत कोलैप्स की सिचुएशन में है और वो उसको लिख रहा हो, ट्वीट करके बता रहे हैं। कितना माना जाए कितना नहीं माना जाए, लेकिन ये वॉर के दौरान ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी होती है कि ट्रम्प साहब ही सब अनाउंस कर दे रहे हैं। मतलब वॉर जीत गए हैं, हार गए हैं, ये हो रहा, वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये एक अहम सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वॉर के साइड में। कई लोगों से बातचीत की, उनका भी कहना है कि इकोनॉमिक वॉर जब से शुरू हुआ तब से ईरान पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हो सकता है जल्दी ही इसका कुछ परिणाम निकले, क्योंकि अब तो बातचीत करने के लिए भी अमेरिका नहीं कह रहा है। वो कह रहा हम आएंगे ही नहीं, फोन पे बात करना करो, नहीं तो मत करो। तो सिचुएशन थोड़ा सा पिकुलियर है। लेट अस होप कि क्या होता है, तो उस पर भी हम लोग नजर बनाए रखेंगे। लेकिन नेट नेट अगर आज आपका मार्केट आज का देखें तो 2-3 चीजें फैक्ट थी कि ईसीएल नॉर्म्स की वजह से बैंक शेयर में प्रेशर था, प्रॉफिट बुकिंग थी। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में अभी भी बाइंग थी। लार्ज कैप में प्रेशर देखने को मिला, वो खास बात थी। और तीसरा, कच्चा तेल फिर से बहुत बुरी तरीके से भाग गया। $111 फ्यूचर का प्राइस है, स्पॉट तो और ज्यादा हुआ। तो वो एक हमारे चिंता कारण हुआ। और दूसरा, हमारी करेंसी अगेन बहुत वीक हो रही, 95 के आसपास पहुंच गई, जो कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो नेट नेट मैं ये कहूं कि रिटेल और सब खरीद तो रहे हैं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि करेंसी और बॉन्ड यील्ड पूरा खेल बिगाड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो वो एक सिचुएशन बनती हुई हमें दिख रही है। अच्छा दोस्तों, एक शो हमने आज किया था FY27 की अर्निंग्स पे। ये क्रिसिल के एक सीनियर डायरेक्टर है मेरे लोढ़ा, इनके साथ हमने बातचीत की और इसमें साफ साफ उन्होंने दिखाया कि 32 इंडस्ट्रीज से उन्होंने बात की है कि Q4 में थोड़ा इंपैक्ट आया है मार्जिन पे, लेकिन Q1 एंड ऑनवर्ड्स बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो प्लीज इस शो को देखिएगा, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है, 22-24 मिनट का शो है। तो आपको रिजल्ट सीजन और पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन का अंदाजा लगेगा कि कैसे होने वाला है। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है, जरूर देखिएगा इसको और फिर हमें सुबह कमेंट करके बताइएगा भी आपको इस शो में कैसा क्या क्या लगा। तो फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 6:55 पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।